एक तरफ ऋषित खुद का दर्द छुपाते हुए अपने मीटिंग में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बुटीक में 23 साल की निशा अपने केबिन में बैठे कुछ फाइल्स चेक कर रही है। उसके बुटीक ने इस साल काफी अच्छा बिजनेस किया है और जल्दी ही उन्हें एक बड़ी डील मिलने के चांसेस भी है, जिसके वजह से निशा काफी खुश है। तभी उसे बुटीक से कुछ आवाज आने लगती है। वो केबिन के बाहर आती है और देखने लगती है। लगभग उसके ही उम्र का एक हैंडसम आदमी निशा की असिस्टेंट जोया से फ्लर्ट किए जा रहा है और 4 साल का एक क्यूट सा बच्चा बुटीक में रखे लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। उन दोनों को देखकर निशा की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर उस हैंडसम आदमी और वो बच्चा दोनों की नजरें निशा को तरफ मुड़ती है। बच्चा अगले ही पल निशा की तरफ भागते हुए जाता है। मम्मा। उद्धरण चिन्ह। निशा उसे अपने बाहों में उठाकर गले लगा लेती है। वो हैंडसम आदमी दोनों को ऐसे देख मुस्कुराता है। निशा बच्चे को नीचे उतारते हुए फिर से पूछती है, तुम दोनों यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। निशा मुस्कुराती है। बच्चा फिर से लैपटॉप पर गेम खेलने में लग जाता है और वो आदमी निशा के पीछे उसके केबिन में आता है। उसके सामने चेयर पर बैठते हुए वो आदमी बोलता है, वाह लगता है काम काफी बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। निशा अपने सामने पड़ी एक फाइल खोलते हुए उस आदमी की तरफ देखती है। वो है मिहिर सक्सेना, जिसका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस है, पर वो सारे काम छोड़कर यहाँ उसके सामने बैठा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरा, लेकिन तुम्हारा क्या? आज कोई मीटिंग या काम नहीं है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। निशा के इस सवाल पर मिहिर उखड़ते हुए कहने लगता है, ये तुम अपने प्यारे बच्चे से क्यों नहीं पूछती? आज कुछ खास काम नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं थी तो सोचा था मस्त आराम कर लूंगा आज के दिन। लेकिन नहीं, तुम्हारे प्यारे बेटे से ये देखा ही नहीं जाता कि मैं चैन से बैठूं। जबरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आया। उद्धरण चिन्ह। निशा की हंसी छुट जाती है। कुछ भी मिहिर, 4 साल का बच्चा है वो। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर कैसे ला सकता है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर भी मुस्कुरा देता है, और तुम्हारा ये 4 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है ये तुम भी नहीं जानती। लोगों से अपना काम निकलवाने का हुनर इस उम्र में भी उसके पास कहाँ से आया है पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। लोगों से कुछ भी करके अपना काम निकलवाने का हुनर तो ऋषित में जैसे कूट कूट कर भरा है, और अब उसका ये हुनर उसके बेटे में भी आ गया है। क्यों ना हो, वो ना भी चाहे तो भी पापा के कुछ गुण तो बच्चे में आएंगे ही। निशा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो मिहिर को सुनती है उसकी मुस्कान थमसी जाती है। वैसे रिधिमा। मिहिर अगले ही पल रुक जाता है। निशा के बदले एक्सप्रेशन देखकर वो खुद को दिल ही दिल के कोसता है। इस नाम से मत बुलाया करो मिहिर। घर में ठीक है पर ऐसे बाहर, फौरन निशा के मुंह से निकल जाता है। वो नहीं चाहती गलती से भी उसका ये नाम किसी और के सामने आए। शर्मिंदगी से मिहिर माफी मांगने लगता है, सॉरी यार, वो गलती से मुंह से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। निशा लंबी सांस लेती है। उस नाम के साथ साथ वो जिंदगी भी अब वो बहुत पीछे छोड़ आए है। अब तो यही उसकी जिंदगी है। बीते हुए कल से वो अब दूर ही रहना चाहती है, क्योंकि ये बीता हुआ कल न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके बेटे के लिए भी खतरनाक है, और वो किसी भी हालत में अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती। तो क्या कह रहे थे तुम? निशा का सवाल सुनकर मिहिर समझ जाता है कि निशा भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अरे, मैं पूछ रहा था, वो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? क्या नाम है उसका? मिहिर उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, जो कि वो याद ही नहीं कर पा रहा। आंखें सिकुड़ते हुए निशा बोलती है, इतने देर से तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? जोया। जोया नाम है उसका। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जोया। क्या वो सिंगल है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मतलब मेरे लिए कोई चांस है क्या? मिहिर दिलचस्पी से पूछने लगता है, जिस पर निशा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ट्राई करने की कोशिश भी मत करो। मैं नहीं चाहती उसका दिल विल टूटे और वो मेरी जॉब छोड़कर भाग जाए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं लड़कियों के दिल तोड़ते फिरता हूँ? लड़कियां ही मेरा दिल तोड़ देती है शादी की बात करके। उद्धरण चिन्ह। निशा खिलखिलाते हुए हंसने लग जाती है। अरे तुम हंस रही हो? कैसी दोस्त हो यार, तुम्हें तो उल्टा मेरी मदद करनी चाहिए। मिहिर थोड़ा इरिटेट होकर उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। वैसे भी जोया अच्छी लड़की है, उसकी तुम्हारे साथ सेटिंग करके मैं उस बेचारी के साथ बुरा नहीं करना चाहती। निशा फिर से हंसने लगती है। मतलब मैं बुरा लड़का हूँ? वो निशा को घूरने लगता है। तो फिर अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड हो चुकी है अब तक तुम्हारी। निशा की बात सुनकर वो अब सच में इरिटेट होने लगता है। ओह प्लीज, अब तुम भी माँ की तरह बातें मत करो। तुम तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें तो समझना चाहिए मुझे। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर निशा बस हाँ में सर हिला देता है। मिहिर भी मुस्कुराने लगता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ असिस्टेंट को छोड़ उसकी बॉस को ही पटा लेता हूँ। तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो और फिर मुझे एक बच्चा भी फ्री में मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। निशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए पेपर वेट उठा के उसके तरफ फेंकने की एक्टिंग करती है। अरे लग जाएगी मुझे। मिहिर हंसने लगता है। निशा भी हंसने लगती है कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और वही छोटा बच्चा अंदर आता है। निशांत, ये मिहिर क्या कह रहा है? तुम जिद करके उसे यहाँ क्यों ले आए? उद्धरण चिन्ह। निशांत सक्सेना यानी कि वो छोटा बच्चा निशा का ये सवाल सुनते ही उसके पास आ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत बोर हो रहा था। हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निशा हैरानी से अपने बेटे निशांत की तरफ देखने लगती है। वो बस 4 साल का ही तो है। उसे बोर होने का मतलब भी पता है। और आप दोनों कितनी बातें करते रहते हो। अब बातें मत करो और कहीं घूमने चलो। निशांत जैसे किसी को ऑर्डर दे रहा हो वैसे बोलता है। निशा मुस्कुरा देती है। अच्छा चलो चलते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले तो मुझे बर्गर खाना है। निशांत जैसे फाइनल डिसीजन देते हुए बोलता है। मिहिर और निशांत के साथ निशा बाहर घूमने चली जाती है। जब वो रात को जब तीनों घर पहुंचते हैं तो निशांत तो बहुत ज्यादा खुश है। उन तीनों को साथ देखकर पड़ोस वाली आंटी बड़े अजीब तरीके से उन्हें देखती है। मिहिर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और निशा ने अब लोगों की नजरों से बुरा फील करना छोड़ दिया है। जैसे ही वो लोग घर में आते हैं निशांत भागते हुए एक औरत के गले लग जाता है। वो औरत लगभग 50 साल के ऊपर है उम्र में, सुधा सक्सेना, मिहिर की माँ। सुधा प्यार से निशांत को गले लगाती है। निशांत बड़े ही एक्साइटेड होकर सुधा को बताने लगता है कि उसने कितने मजे किए और फिर मिहिर ने मुझे कैंडी भी लेकर दी। उद्धरण चिन्ह। निश, कितनी बार कहा है मिहिर मत बुलाओ उसे। मिहिर अंकल कह के बुलाओ, वो तुमसे बड़े हैं। निशा उसे डांट लगाने लगती है। निशांत मुंह फुलाकर बैठ जाता है। कोई बात नहीं निशा, छोटा है वो अभी। सुधा निशांत की साइड लेने लगती है। निशा लंबी सांस लेती है। अब यही सब उसकी दुनिया है। और उसका बेटा निशांत ही उसकी जिंदगी। वो उसे प्यार से निश कह के बुलाती है। यहाँ तक कि उसने अपने खुद के डिजाइन की हुए कपड़ों का जो ब्रांड लॉन्च किया है उसका नाम भी निश रखा है। धीरे धीरे उसका ब्रांड भी नाम कमा रहा है। हाँ, बिजनेस में अभी उसे कई मुकाम हासिल करने हैं। ये तो जैसे शुरुआत है। लेकिन जो भी है जैसा भी है उसमें वो खुश है। ये सब करने में सुधा और मिहिर ने उसका बहुत साथ दिया है। उन दोनों के रूप में उसे अपना नया परिवार ही मिल गया है जैसे। अगर उस रात वो दोनों उसे नहीं मिले होते तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होता। थोड़ी देर बाद निशा निशांत को सुला देती है। पर उसे नींद नहीं आ रही। 4 साल पहले इसी दिन वो सो नहीं पा रही थी ये सोच करके उसका पति लंदन से वापस आने वाला है। लेकिन अगले दिन उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। वो दिन याद आकर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। उसे अपने पापा की याद आती है। पता नहीं वो कैसे होंगे। वो भी उसे बाकी सब की तरह मरा हुआ मानते होंगे। पर अगले ही पल वो खुद को समझाती है। अब वो रिधिमा नहीं रही, अब वो निशा है। और यही उसकी जिंदगी है। वो प्यार से निशांत के बालों को सहलाती है। फिर धीरे से उसके गालों पर किस करती। आई लव यू बेबी। तुम ही मेरी जिंदगी हो अब। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन सुबह जब ऋषित लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि उसके पापा एक पुरानी फोटो हाथ में लिए बैठे हुए हैं। जब वो पास जाता है तो देखता है वो ऋषित और रिधिमा की शादी की फोटो है। फोटो में रिधिमा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान है और ऋषित के चेहरे पर ऐसे मुस्कान है जैसे किसी ने उसे मुस्कुराने की सजा दे दी हो। अरुण की आंखें नम हो गई है उस फोटो को देखकर। कितनी प्यारी लड़की थी वो। एक पिता के नाते अरुण जानता था कि ऋषित ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अरुण ने उसे मजबूर किया है। पर आज भी अरुण को लग रहा है कि उसका फैसला सही था ऋषित के लिए। पर हाँ, उसका फैसला शायद रिधिमा के लिए सही नहीं था। वो प्यारी सी मासूम सी लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती थी। इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए थी उसकी। और उसके साथ साथ उसका बच्चा उनके खानदान का वारिस भी नहीं रहा। मायरा उसे ऐसे देखती है और दुखी होती है। अगर अरुण और ऋषित के अलावा इस घर में रिधिमा को कोई याद करता है तो वो मायरा ही है। मायरा को आज भी रिधिमा याद है। नौकर होते हुए भी रिधिमा ने कभी भी मायरा से बदतमीजी से बात नहीं की थी। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। मायरा की आवाज सुनकर अरुण अपने ख्यालों से बाहर आता है। फोटो रखकर वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ चलने लगता है। ऋषित भी धीरे से आकर बैठ जाता है। देवयानी और सूरज भी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सूरज ऋषित की तरफ देखते हुए पूछता है, भाई क्या हुआ? लगता है आप सोए नहीं रात भर। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले ऋषित कुछ कहे देवयानी बोल पड़ती है, अरे ऋषित बेटा तुम भी ना, अब उस बात को 4 साल हो चुके हैं। वैसे भी तुम तो उससे प्यार करते ही नहीं थे। और वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के चेहरे का रंग बदल जाता है।
पर देवयानी अपनी बात नहीं रोकती। मैं तो पहले से ही तुम्हारी और उसकी शादी नहीं चाहती थी, पर अरुण ने कुछ सुना नहीं, वरना नताशा उससे कई गुना अच्छी थी। उद्धरण चिन्ह। नताशा देवयानी के भाई की बेटी है, इसलिए देवयानी बहुत पहले से चाहती थी कि नताशा की शादी ऋषित से हो। ऋषित गुस्से से देवयानी की तरफ देखता है। फौरन देवयानी बात को बदल देती है। हाँ, वैसे सोनिया भी बहुत प्यारी है, और तुम उससे इतना प्यार जो करते हो, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर तुम्हें सोनिया पसंद है तो वही सही। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल ऋषित अपना ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़ घर से बाहर चला जाता है। कुछ घंटों बाद अरोरा कंस्ट्रक्शन के मीटिंग रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। अरुण और सूरज भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। कुछ मेंबर्स ऋषित ने कंपनी में लिए हुए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज ऋषित हमेशा की तरह उन्हें कड़ा जवाब नहीं दे रहा, बल्कि शांति से बैठा हुआ है, मानो वो सिर्फ बैठने के लिए वहां बैठा हो। उसका दिल और दिमाग कहीं और ही है। उसका ऐसा रवैया देखकर उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग टेंशन में आ रहा है, पर अरुण वहां है तो वही सब कुछ संभाल लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी के मेंबर्स चले जाते हैं। सूरज भी एक बार अपने पापा फिर भाई को देखता है और वहां से निकल जाता है। चुप रहकर तुम उन लोगों को और बढ़ावा दे रहे हो अपने खिलाफ जाने का। तुम्हें उन्हें अच्छे से जवाब देना चाहिए था आज, ताकि वो फिर से तुम्हारे खिलाफ न बोल सके। अरुण इरिटेट होकर ऋषित से कहता है। ऋषित फिर भी कुछ नहीं कहता। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ऋषित, अपने आप को संभालो। अगर नहीं संभाल पा रहे तो साइकारिस्ट से बात करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषित के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो सच में उसे पागल समझते हैं। थैंक यू पापा, पर आप थोड़ा सा ध्यान अपने दूसरे बेटे पर क्यों नहीं देते? उसे इसकी जरूरत है, ऋषित उसी मुस्कान से साथ कहता है, जो देख अरुण उसे गुस्से में घूरते हुए वहां से चला जाता है। ऋषित अपने केबिन में आता है और गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकता है। उसके पापा को उससे ज्यादा उसके बिजनेस और नाम से ज्यादा प्यार है। पर फिर अचानक किसी की लिखी हुई बात उसे याद आती है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उद्धरण चिन्ह। वो बात याद आकर ऋषित खुद का गुस्सा काबू करते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है और रिलैक्स होकर आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगता है। अपने गुस्से को खुद पर हावी होने न देने के लिए कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो कल रात को ठीक से सोया नहीं था। धीरे धीरे वो अंधेरे में डूब रहा है कि अचानक कहीं से रिधिमा उसके सामने आती है। वो बहुत घायल है, उसके जख्मों में से खून निकल रहा है, कहीं कहीं जलने के निशान भी है। दर्द से कहराते हुए वो बोलती है, मेरी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई ऋषित। तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। सबके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम ही जिम्मेदार हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित अगले ही पल आंखें खोलता है। वो इतनी तेजी से सांसें ले रहा है जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। इस बड़ी ई में भी वो पसीना पसीना हो गया है। तभी चिराग केबिन में आता है। ऋषित की ऐसे हालात देख वो घबरा जाता है। सर आप ठीक तो है? डॉक्टर को बुलाऊं? चिराग टेंशन में ऋषित के पास आकर उसे संभालते हुए बोलता है। चिराग की आवाज से ऋषित जैसे होश में आता है। उसे एहसास होता है कि वो ऑफिस में है और वो एक सपना था। बिना कुछ बोले वो बस चिराग ने उसके सामने पकड़ा हुआ पानी का गिलास हाथ में लेता है और एक ही पल में पानी पी जाता है। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर आप ठीक है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। चिराग की बात सुनकर ऋषित अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। मैं ठीक हूँ सर, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। वैसे भी मीटिंग खत्म हो गई है, बाकी काम कल भी किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हिम्मत करके चिराग ये बात बोलता है क्योंकि वो जानता है ऋषित को उसके मामले में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ऋषित की ऐसे हालात देखकर चिराग खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाता। ऋषित सिर्फ हल्के से हाँ में सर हिलाकर केबिन से निकल जाता है। आज शायद उसे आराम की सच में जरूरत है। जैसे ही वो अरोरा मैंशन पहुंचता है, अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। अभी भी उस सपने में रिधिमा ने कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही है। क्या सच में वही है रिधिमा और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार? कहीं न कहीं वो जानता है इस सवाल का जवाब, और इसलिए 4 साल से पश्चाताप की आग में जल रहा है। काश वो उस वक्त रिधिमा को अकेले जाने से रोक लेता। काश वो कुछ दिन और रुक जाता और रिधिमा की डिलीवरी के बाद उसे अपने और सोनिया के बारे में बताता। काश वो थोड़ा शांति से सोच समझकर बात करता उससे। वो आंखें बंद कर लेता है। यही सब वो पिछले 4 सालों से सोच रहा है। अब और ना ही सोच पा रहा वो। दूसरी तरफ दिल्ली में निशा गुमसुम सी बैठी हुई है। सुधा और मिहिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों भी जानते हैं 4 साल पहले निशा कितने बुरे हालात में थी इस दिन, और बहुत मेहनत और लड़कर वो आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी है। चलो निशा, शॉपिंग पर चलते हैं। अरे 2 दिनों बाद तुम्हारे इस शैतान बेटे का बर्थडे जो है।
फिर टाइम पर ना मुझसे ही भागा दौड़ी कराते हो तुम लोग। मिहिर की बात सुनकर निशा धीरे से मुस्कुराती है। अपने बर्थडे की बात सुनकर निशांत एक्साइटेड होकर कूदने लगता है। मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? मुझे बहुत बड़ा वाला केक चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये मस्ती देखकर निशा की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है। अपना गम साइड में रखकर वो अपना मूड ठीक करते हुए मिहिर के साथ निशांत को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। निशांत की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में 2 दिन कैसे बीत गए रिधिमा को पता ही नहीं चला। सच बात तो ये है कि रिधिमा इतने सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि अक्सर फिर लोग निशांत के पापा के बारे में उससे सवाल करते या फिर निशा के मिहिर और उसके माँ के साथ रिश्ते के बारे में जानना चाहते। इतने सालों में निशा अब सीख गई है कि ऐसे लोगों को कैसे और क्या जवाब देना है। मिहिर को लोगों की बातें और सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मिहिर की माँ सुधा इससे बहुत परेशान हो जाती थी। पिछले 4 सालों से उन्होंने रिधिमा को अपनी बेटी ही मान लिया है। उन्होंने रिधिमा का दुख और दर्द बहुत करीब से देखा है और महसूस भी किया है। इसलिए जब कोई रिधिमा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले या फिर उसका नाम मिहिर के साथ जोड़े तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि रिधिमा और मिहिर का रिश्ता कितना पवित्र है। और ऊपर से जब लोग निशांत जैसे छोटे बच्चे से भी सवाल करते तो सुधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। निशा नहीं चाहती थी कि बर्थडे पार्टी में भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाना चाहती थी। लेकिन निशांत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहता था। वो देख रिधिमा भी मना नहीं कर पाती। वैसे अगर सब कुछ ठीक होता तो अरोरा खानदान के बच्चे का जन्मदिन किसी त्योहार की तरह मनाया जाता अरोरा मैंशन में। रिधिमा जानती है कि अरोरा मैंशन में उसे जो ऐशो आराम मिलता, जो पैसा, रुतबा या प्रॉपर्टी मिलती निशांत को, वो रिधिमा उसे नहीं दे सकती। हाउस का छोटा सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर अरोरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने वो कुछ भी नहीं है। भले ही वो उसे उतना पैसा या सुख सुविधाएं न दे पाए, पर वो उसे बहुत सारा प्यार दे सकती है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए रिधिमा बर्थडे पार्टी में कई सारे लोगों को बुलाने के लिए मान भी जाती है। पार्टी में वैसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि मिहिर ने इस बार कई सारे गेम्स की अरेंजमेंट कर दी है, तो सभी लोग उसी में बिजी हो गए हैं। बर्थडे पार्टी तो अच्छे से हो जाती है। पार्टी के बाद निशांत एक्साइटेड होकर अपने सारे गिफ्ट्स खोल रहा है और सुधा भी उसकी मदद कर रही है। रिधिमा सोफा पर आकर बैठ जाती है मिहिर के पास। वैसे सबको गेम्स खिलाने में बिजी रखने का आइडिया बहुत बढ़िया था, हल्के से मुस्कुराते हुए वो कहती है। मिहिर मुस्कुराकर उसे आंख मारता है, फिर आइडिया किसका था? मिहिर सक्सेना का। उद्धरण चिन्ह। रिधिमा मुस्कुराती है, फिर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है अगर तुम और सुधा माना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। शायद ये सब अकेले नहीं कर पाती। उसे ऐसे देख मिहिर भी सीरियस हो जाता है। कम ऑन रिधिमा, 4 साल से देख रहा हूँ तुम्हें। बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी। इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जान ही गया हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ नहीं भी होते तो भी तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेती। उद्धरण चिन्ह। रिधिमा कुछ नहीं कहती। उसका मूड ठीक करने के लिए फिर मिहिर बोलता है, अरे पर देखो तो सही, तुम्हारा वो शैतान बच्चा 4 साल का हो गया। अब तो उसकी शैतानियां और बढ़ जाएगी। रिधिमा मुस्कुराने लगती है, तुम तो ये बोलो ही मत। तुमने और सुधा माँ ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। वो जो बोले वो आप दोनों करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो इतना शैतान हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अरे उसकी बात माननी ही पड़ती है बाबा, नहीं मानो तो वो घर सर पर उठा लेता है। तुम्हारा बच्चा कोई सीधा साधा बच्चा है क्या? मिहिर मुस्कुराते हुए बोलता है। तभी निशांत और सुधा वहां आते हैं। निशांत खुशी से रिधिमा और मिहिर को अपने गिफ्ट्स दिखाने लगता है। जब काफी रात हो जाती है तो रिधिमा निशांत को सोने के लिए मनाते हुए बेडरूम में लाती है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, मम्मा को कल सुबह काम पर भी जाना है ना। उद्धरण चिन्ह। मम्मा, वो मेरा दोस्त हरी है ना? उसकी मम्मा ने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधिमा परेशान हो जाती है, फिर तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। मैंने बोला, मेरे पास तो पापा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा ही है। निशांत की ये मासूम सी बात सुनकर रिधिमा की आंख भर आती है। क्या हुआ मम्मा, आप रो रहे हो? निशांत प्यार से उसे पूछता है। अगले ही पल रिधिमा अपने आंसू पोंछ लेती है, बिल्कुल नहीं बेटा, अब चलो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में निशांत सो जाता है, पर रिधिमा को नींद नहीं आ रही। निशांत की बात उसके कानों में गूंज रही है कि उसके पास पापा है ही नहीं, उसके पास बस मम्मा है। रिधिमा ने निशांत को कभी उसके पापा ऋषित के बारे में नहीं बताया, और ना ही उसके सामने वो कभी ऐसे बात छेड़ती थी। निशांत तो छोटा बच्चा है, उसने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा लिया कि शायद उसके पास पापा है ही नहीं। इसकी वजह तुम ही हो ऋषित। आज निशांत छोटा है इसलिए ये समझ नहीं पा रहा, पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो जरूर सवाल करेगा कि उसके पापा कौन है, कहाँ है, उनके साथ क्यों नहीं है।
रिद्धिमा नहीं जानती निशांत के सवालों का वो कैसे सामना करेगी। पर मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ ऋषित के तुम्हारा साया भी अब मैं अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। जो बाप अपने ही बच्चे को मारना चाहे ऐसे बाप का साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से ये बात ठान लेते हुए रिद्धिमा सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ मुंबई में ऋषित अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस वक्त स्टोर रूम में कौन हो सकता है। वो धीरे से स्टोर रूम के तरफ बढ़ता है, पर उससे पहले ही मायरा स्टोर रूम से कुछ सामान के साथ बाहर आती है। ऋषित को अचानक यूं अपने सामने खड़ा देख वो जरा सहम जाती है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त स्टोर रूम में मायरा? ऋषित का सवाल सुनकर मायरा के माथे पर पसीना आने लगता है। वो जानती है कि रिद्धिमा का नाम सुनते ही ऋषित गुस्सा हो जाता है। वैसे भी ऋषित कब किस बात पर गुस्सा हो जाए समझ नहीं आता। कभी वो बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देता है, तो कभी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ऋषित ने एक नौकर को इसलिए काम से निकाल दिया था क्योंकि उसने गलती से ऋषित पर कॉफी गिरा दी थी। मायरा अपना जॉब नहीं खोना चाहती थी क्योंकि उसके भी छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी। हिम्मत दिखाते हुए मायरा कहती है, सर वो रिद्धिमा मैडम के कपड़े हैं कुछ, उन्हें कल लॉन्ड्री में देने के लिए निकाल के रख रही थी। मायरा सर झुकाकर ये कहती है और इंतजार करती है कि अब ऋषित उस पर जरूर गुस्सा करेगा। पर जब ऋषित कुछ नहीं कहता तो वो धीरे से गर्दन उठाकर उसके तरफ देखती है। वो क्या है ना सर, कपड़े काफी समय से वैसे ही पड़े हुए थे तो वो खराब हो सकते हैं, तो सोचा अच्छे से ड्राई क्लीन करवा कर पैक करके रख दूं। रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बाद जब ऋषित की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो अरुण ने ही मायरा को बोलकर रिद्धिमा का सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। आज जब मायरा स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गई थी तो उसे रिद्धिमा का सामान दिख गया, और वो सामान देख उसे रिद्धिमा की याद आ गई तो उसने सोचा रिद्धिमा के लिए इतना तो वो कर सकती है कि उसका सामान संभाल कर रख दे। ओके। ऋषित के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मायरा थोड़ी हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल सामान लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन रिद्धिमा अपने बुटीक में काम कर रही है। फिर उसे याद आता है कि उसे कुछ सामान खरीदना है। वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है, जोया मुझे कुछ सामान लेकर आना है, तुम प्लीज बुटीक का ध्यान रखो, मैं सामने वाले मॉल में ही हूँ। जी मैडम, कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगी। रिद्धिमा हल्के से सर हिलाकर मॉल में आती है। थोड़ी ही देर में सामान खरीदकर अपनी शॉपिंग बैग के साथ वो मॉल के एग्जिट के तरफ चलने लगती है। पर अचानक उसका ध्यान एक औरत पर जाता है जो बेहोश होने वाली है। सही वक्त पर रिद्धिमा उस औरत को सहारा दे देती है और कहीं चोट लगने से बचा लेती है। वो उस औरत को सहारा देकर एक जगह पर बिठा देती है। आंटी आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। उस औरत की उम्र 50-60 के बीच की है। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी है। रिद्धिमा की तरफ देखते हुए वो धीरे से बस हाँ में सर हिला देती है। आप यही बैठिए आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा उनके लिए पानी लेने चली जाती है। बस 1-2 मिनट में ही रिद्धिमा वापस आती है पानी की बोतल के साथ और उस औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होता है। आंटी अब आप ठीक है? रिद्धिमा चिंता से पूछती है। हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, शायद ब्लड प्रेशर के वजह से चक्कर आ गए थे, वो धीरे से कहती है। पर फिर भी उन्हें यूं अकेला छोड़ जाना रिद्धिमा को सही नहीं लग रहा। आंटी आप अकेले आए हैं? आप कहे तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ। फिक्र मत करो, मेरा बेटा मुझे लेने आ गया है, वो मॉल के सामने ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल रही थी और चक्कर आ गए। आंटी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है। ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ वहां तक, कहकर रिद्धिमा उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए ले जाने लगती है। धीरे धीरे चलते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। औरत उसे बताती है कि उनका नाम दीपा मल्होत्रा है। वो वैसे तो मुंबई में रहती है अपने पति और बेटे के साथ, पर यहाँ दिल्ली में वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं। दूसरी तरफ गौरव मल्होत्रा अपनी मां दीपा मल्होत्रा को लेने मॉल के सामने अपनी आलीशान मर्सिडीज में बैठा हुआ है। उफ ये मॉम भी ना, खुद को शॉपिंग पर जाना है और मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। एक तो सारा काम छोड़कर मुझे ये दिल्ली में शादी अटेंड कराने ले आए, ऊपर से कितना टाइम पास हो रहा है। गौरव खुद से ही सोचते हुए इरिटेट हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी मां मॉल से बाहर आ रही है और उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की भी आ रही है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, धीमी हवा से उसके खुले बाल उड़ रहे हैं, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और उसकी आंखें जैसे उसके निश्चल मन का प्रतीक लग रही है। धीरे से चलकर वो गौरव के मां के साथ चलकर गौरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। थैंक यू निशा, ये है मेरा बेटा गौरव। गौरव मल्होत्रा और गौरव ये निशा है, मुझे अचानक चक्कर आ गए थे तो इसी ने मुझे संभाला और पानी भी दिया। दीपा गौरव को बताती है कि क्या हुआ था। ओह मॉम, आप भी ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अपना, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, गौरव चिंता से बोलता है।
मैं ठीक हूँ बेटा, अब निशा ने बहुत हेल्प की मेरी, दीपा मुस्कुराते हुए कहती है। गौरव की नजरें एक बार फिर निशा यानी रिधिमा की तरफ मुड़ती है। थैंक यू निशा जी, मॉम की मदद करने के लिए। वैसे आप करती क्या है? उद्धरण चिन्ह। इसमें कोई बड़ी बात नहीं गौरव जी, वैसे मैं फैशन डिजाइनर हूँ, सामने ही मेरी बुटीक है, निशा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। ओह ग्रेट, जरूर आपका बुटीक देखना चाहूंगा मैं, गौरव इम्प्रेस होकर कहता है। जिस पर निशा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। क्या? उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब है कि मेरी खुद को टेक्सटाइल कंपनी है जी, एम टेक्सटाइल्स, शायद हम साथ में काम कर सके। गौरव की ये बात सुनकर इम्प्रेस होने की बारी अब निशा की है। ओह जी, एम टेक्सटाइल्स, इस कंपनी ने तो पिछले 4-5 साल में बहुत नाम कमाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जी, एम मतलब गौरव मल्होत्रा। उफ, ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा? ओह सो सॉरी, मैं जानती नहीं थी वो कंपनी आपकी है, मेरा मतलब है आपकी कंपनी तो फिलहाल टॉप पर है इस इंडस्ट्री में, निशा मुस्कुराहट के साथ कहती है। दीपा गौरव और निशा को बस बात करते हुए देख और सुन रही है। उसका बेटा गौरव अब 28 साल का है और पिछले कई दिनों से वो गौरव को शादी करने के लिए कह रही है। पर गौरव को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, इसलिए वो उसे यहाँ दिल्ली में शादी अटेंड करने के लिए ले आई थी, ये सोच करके हो सकता है यहाँ उसे कोई लड़की पसंद आ जाए। पहली बार वो देख रही है कि गौरव की निगाहें किसी लड़की से हट नहीं रही और वो खुद होकर उससे बात करना चाह रहा है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं, गौरव निशा को बाय करके कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार शुरू कर देता है। फिर गौरव के ध्यान में आता है कि उसकी माँ उसके तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। क्या? आप मुस्कुरा क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर दीपा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलती है, लड़की बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। गौरव हैरानी से अपनी माँ को देखता है, जैसे उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली हो, थोड़ा सा हकलाते हुए वो बोलता है। क्या? कुछ भी क्या मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दीपा सिर्फ मुस्कुराती है। वो जानती है अगर गौरव को निशा पसंद है तो वो खुद ही अगला कदम उठाएगा। और वही होता है। जैसे दीपा ने सोचा था वैसे गौरव सच में निशा के बुटीक पहुंच गया है। उसे देखकर निशा काफी हैरान है। हाँ, गौरव ने कहा था कि वो उसके बुटीक आएगा, पर निशा ने ये सोचा कि निशा ने उसके माँ की मदद की, इसलिए बस शुक्रिया करते हुए गौरव ने ऐसा बोल दिया होगा। एक दूसरे को विश करने के बाद गौरव निशा से कहता है, तो निशा जी क्या मैं आपका कलेक्शन देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए ना, निशा एक्साइटेड होकर उसे अपना कलेक्शन दिखाने लगती है। गौरव उसका कलेक्शन देख तो रहा है पर उसका ध्यान निशा पर ज्यादा है। उसका हंसना, बात करने का तरीका, अपने काम को लेकर उसका पैशन, सब देखकर गौरव और ज्यादा इंप्रेस हो रहा है। मुझे आपका कलेक्शन बहुत पसंद आया निशा जी, मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगा, गौरव निशा की तरफ देखते हुए कहता है। निशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ओह गॉड, ये तो सच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। गौरव मुस्कुराता है और निशा की आंखों में देखते हुए पूछता है, ओके, तो फिर हम डिनर पर मिले, डील डिस्कस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, निशा की हाँ सुनकर गौरव की आंखें खुशी से चमक उठती है। ओके, तो फिर कल शाम को मिलते हैं, बाय निशा जी। गौरव को बाय करके निशा एक्साइटेड होकर अपने असिस्टेंट जोया को गले लगा लेती है। देखा तुमने जोया, मुझे लग रहा है कि वो हमारे कलेक्शन से काफी इंप्रेस हो गए, मुझे लगता है जरूर हमें कोई अच्छी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। जोया मुस्कुराती है, हाँ मैडम, जरूर ऐसा ही होगा, वैसे मुझे लगता है कि उन्हें बिजनेस से ज्यादा आप में दिलचस्पी है, बार बार उनकी निगाहें बस आपकी तरफ मुड़ रही थी। कुछ भी जोया, ऐसा कुछ नहीं है, हंसते हुए निशा अपने काम में लग जाती है। रात को जब रिधिमा और मिहिर दोनों बातें कर रहे हैं तो रिधिमा उसे गौरव के बारे में बताती है, ये भी बताती है कि कैसे आज वो उसकी बुटीक आया था। मिहिर सोच में पड़ जाता है, देखो तुम्हारी ये फैशन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे कुछ खास समझ नहीं आता है, और ना ही मैंने ये जी एम टेक्सटाइल्स के बारे में सुना है, क्योंकि मेरा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर अगर तुम कह रही हो कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इससे तुम्हें फायदा हो सकता है तो फिर चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। हम सही कहा, सिर्फ डिनर के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैंने पहले ही हाँ बोल दिया था, अब मना करना सही नहीं होगा। रिधिमा आखिरकार फैसला ले लेती है। एक्चुअली जोया की बात उसने टाल तो दी थी पर बाद में वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अगर सच में गौरव निशा में इंटरेस्टेड है तो ये कुछ सही बात तो नहीं है। पर मिहिर भी सही कह रहा है, सिर्फ डिनर के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर उसे अगर अपने बिजनेस में तरक्की करनी है तो उसे लोगों से तो मिलना ही होगा। वैसे भी गौरव का इरादा तो बिजनेस करने का ही है, अगर उसने रिधिमा में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की तो वो उसे रोक सकती है। आखिर इतने सालों में रिधिमा इतना तो सीख ही चुकी है कि लाइन कहाँ खींचनी है। मिहिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे क्या वो बहुत हैंडसम है? हाँ, हैंडसम तो है, रिधिमा कहती है, हारिशीत के मुकाबले गौरव थोड़ा कम ही पड़ जाएगा, पर फिर भी हैंडसम तो वो है। ओह, लगता है तुम्हें वो पसंद आ गया है,
ये फाइनली तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा, मिहिर मजाक करते हुए कहता है। रिधिमा झूठा गुस्सा दिखाते हुए एक तकिया मिहिर को मारकर फेंकती है। मिहिर हंसने लगता है, अरे अच्छा ही तो बोल रहा हूँ, अमीर है, हैंडसम है, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर, स्टॉप इट, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानते हो ना। ये सुनकर मिहिर भी सीरियस हो जाता है। इतने सालों से वो रिधिमा को देख रहा है, वो ये तो जान चुका है कि रिधिमा ऐसे लड़कियों में से नहीं है कि आसानी से किसके प्यार में पड़ जाए। वो जानता है रिधिमा अगर किसी से प्यार करेगी तो पूरे दिल से और शिद्दत से करेगी, और शायद इसलिए रिधिमा के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है। पर आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? क्यों नहीं हो सकता रिधिमा? जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें इतना दुख दिया, वो खुद तो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा, वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, फिर तुम क्यों उस दर्द को संभाले हुए हो अब तक? उद्धरण चिन्ह। मिहिर का सवाल सुनकर रिधिमा सोच में पड़ जाती है। उस एक्सीडेंट के बाद, निशांत को जन्म देने के बाद, रिधिमा ने ऋषित की कोई खबर नहीं रखी। उसने अपना पापा, दोस्त या किसी और रिश्तेदार से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से ऋषित को ये पता चले कि रिधिमा और उसका बच्चा जिंदा है। वो किसी भी हालत में अब अपनी और निशांत की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। खास करके निशांत की। उसे अपने जान की इतनी परवाह नहीं, पर निशांत को कुछ होते हुए वो नहीं देख सकती। अगर निशांत को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। हाँ, वैसे ऋषित क्या कर रहा था इतने साल, ये जानना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो चाहती तो आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके ऋषित के बारे में पता कर सकती थी। वैसे तो अरोरा खानदान अपने पर्सनल बातों को कभी मीडिया तक पहुंचने नहीं देता था, लेकिन कम से कम वो ये तो जान ही सकती थी कि ऋषित अरोरा बिजनेस में कैसा कर रहा है। पर रिधिमा ने कभी इंटरनेट पर या किसी और तरीके से ऋषित के बारे में नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं देखना या सुनना चाहती थी कि उसे छोड़कर ऋषित की जिंदगी कितनी अच्छी और खुशी से गुजर रही है। ये तो खुद के जले पर खुद ही नमक छिड़कने जैसे बात हो जाएगी। रिधिमा को यूं चुप देख मिहिर खुद को रोक नहीं पाता। ओह कम ऑन, रिधिमा, इतना क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिहिर, तुम समझ नहीं रहे, जब मैं प्यार को समझती भी नहीं थी तब से सिर्फ ऋषित ही था मेरे दिल में। किसी और के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, फिर अब अचानक ऐसे कैसे किसी को अपने दिल में जगह दे दूं? उद्धरण चिन्ह। इस पर मिहिर इरिटेट होकर बोलता है, रिधिमा, 4 साल हो चुके हैं अब। और देखो, मैं माँ की तरह तुम्हें ये तो नहीं बोल रहा कि शादी कर लो। निशांत को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि कम से कम किसी आदमी के बारे में सोचो तो सही। उद्धरण चिन्ह। रिधिमा को याद आता है कि कुछ दिनों पहले सुधा माँ ने भी उसे सलाह दी थी कि वो दूसरे शादी के बारे में सोचे, इससे निशांत को भी पापा के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। वो तो उसके लिए कोई रिश्ता देखने को भी तैयार थी। पर रिधिमा ने उस वक्त इनकार कर दिया था, क्योंकि वो खुद इस सब के लिए अभी तैयार नहीं है और उसे पता नहीं कि कोई इंसान निशांत को उतना ही प्यार कर पाएगा भी या नहीं। उसके इनकार की एक वजह यह भी है कि अब वो नाम और पहचान बदल कर जी रही है। लेकिन अगर किसी दिन उसकी पहचान खुल गई तो उसके साथ साथ बाकी सब भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और आज मिहिर भी ऐसे ही कुछ बातें कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लो या फिर किसी सीरियस रिश्ते में पड़ जाओ। मैं खुद शादी पर यकीन नहीं करता तो ये सलाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर यार कम से कम किसी और में इंटरेस्ट तो लो। उम्र ही क्या है तुम्हारी, तुम 24 साल की भी नहीं हो पूरी, कम से कम कोई बॉयफ्रेंड तो बनाओ यार। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की बात अभी पूरी ही नहीं हुई कि निशांत वहां आता है, मासूमियत से पूछता है, किसका बॉयफ्रेंड? उद्धरण चिन्ह। मिहिर शरारती भरे अंदाज में मुस्कुराता है, अरे तुम्हारे प्यारे मम्मा का बॉयफ्रेंड। और कौन? उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस पर निशांत जो कहता है वो सुनकर रिधिमा और मिहिर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर मम्मा के बॉयफ्रेंड तो तुम हो ना मिहिर? मिहिर और रिधिमा मुंह खोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। बेचारे निशांत को ये नहीं समझ आ रहा कि उसने ऐसे क्या गलत बोल दिया। आप बॉय हो और आप मम्मा के फ्रेंड भी हो, तो मतलब बॉयफ्रेंड हो, है ना? मिहिर और रिधिमा ये सुनकर हंसने लगते हैं। किसी तरह खुद की हंसी काबू करते हुए मिहिर कहता है, हाँ, उस तरह से देखा जाए तो मैं हूँ बॉयफ्रेंड। पर हमें तुम्हारी मम्मी के लिए दूसरा वाला बॉयफ्रेंड देखना होगा, जो उसको प्यार करता हो। अब तुम्हारी मम्मा खुद तो कुछ करने से रही, इसलिए हमें ही उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा अब। निशांत। जैसे ही मिहिर की बात खत्म होती है, एक तकिया आके उसके सर से टकराता है। मिहिर, कुछ भी मत बोलो, मेरे बच्चे को ऐसे बातें मत सिखाओ तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। कह के रिधिमा एक और तकिया उसे मार फेंकती है। अब मिहिर भी एक तकिया लेकर रिधिमा को मारने लगता है। कमाल करती हो, उसे ये बातें मैं नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा? उद्धरण चिन्ह। रिधिमा और मिहिर को ऐसे देख निशांत भी एक्साइटेड हो जाता है। आप दोनों फाइट खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है। उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पर निशांत भी एक तकिया लेकर रिधिमा और मिहिर को मारने लगता है। तीनों भी हंसते हुए बहुत देर तक ऐसे मस्ती करते रहते हैं।